स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्टी की पाठशाला में। और आज हम शुरू करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ हार्मोनीज। ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, तो आप सभी लोग उसको जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केपलर के तीसरे नियम के अनुसार अगर बात करें हम, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई सन है, ऐसे मान के चलो कि ये हमारी एक कक्षा है और यहाँ पर सन है, और इस ऑर्बिट में एक प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो इस प्लैनेट को घूमने के लिए यहां से यहां तक पूरा चक्कर मारने के लिए कोई ना कोई समय लगेगा, जिसका नाम है टी। ठीक है, तो ये समय लगता है, ये टाइम पीरियड लगता है, इसका स्क्वायर एक जो ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, इसमें एक सेमी मेजर एक्सिस होती है, ये वाली, यहां से यहां वाली। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है आर। ठीक है, इसके आर के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होगा किसी भी प्लेनेट का, कौन से प्लेनेट का, जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो सन से जो सेमी मेजर एक्सिस होती है उसके क्यूब के अनुपाती, समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। ये ध्यान रखना है, यही इसका नियम है। ठीक है, सारे के सारे अप्लाई क्वेश्चन इसी के ऊपर होंगे। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, इसमें हमने बता रखा है आपने कि, एक मिनट, ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि आ, ये सन है, ये सन है, इस चारों तरफ सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट है, इस सब की अपनी अपनी ऑर्बिट है। अर्थ की ऑर्बिट अलग है, मार्स की ऑर्बिट अलग है, मरकरी की ऑर्बिट अलग है। एक बात का ध्यान रखिए, एवरी प्लेनेट अपनी खुद की ऑर्बिट रखता है घूमने के लिए। ठीक है, अपनी खुद की ऑर्बिट रखता है जो भी कोई प्लेनेट होगा। तो अर्थ की ऑर्बिट ये वाली है, मार्स की ऑर्बिट ये वाली है, वेनिस की ऑर्बिट ये वाली है, मरकरी की ऑर्बिट ये वाली है। तो क्वेश्चन इसमें ये आता है कि सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? भाई, जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी ऑर्बिट, जितनी ज्यादा बड़ी ऑर्बिट, ठीक है, उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा समय लगेगा मार्स को चक्कर लगाने में, सबसे ज्यादा समय लगता है। उसके बाद अर्थ को लगेगा, फिर वेनिस को लगेगा, फिर मरकरी को लगेगा। ये इसका फिजिकली कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली आपको बताया गया है। देखिए, ये मैंने बता दिया है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे कि ये मान के चलो कि ये है और ये मैंने इस तरफ से लिखा हुआ, ये जाएगा नीचे, तो टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब इज इक्वल टू बनेगा कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है कि टी वन अपॉन में टी टू कर ले हम, इसका स्क्वायर, कोई दो तीन दे दे आपके साथ में, तो इसको हम ऐसे यूज करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि जो इसमें टी है वो आपका टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट है, जो टी टू है ये दूसरे प्लेनेट का टाइम पीरियड है, ये आर वन। देखो, अगर हम एज ए रेडियस पे बात, सीधे से अर्थ पे बात करें, तो इसको हम रेडियस ऑफ सर्कल भी बोलते हैं कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं। होता क्या है, ये सेमी मेजर एक्सिस ही होती है। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ पे आता है, इसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, इसके इंपोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये? तो भाई, ऑर्बिटल पीरियड्स, यानी कि कौन सा प्लेनेट किस कक्षा में कितना समय ले रहा है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है स्पेस मिशन, यानी कि हमें कोई स्पेस मिशन तैयार करना है, चंद्रयान है, तो हमें कितनी स्पीड से फेंकना है, कितना समय लगेगा, कैसे लगेगा अर्थ से बाहर जाने में। तो इसके लिए हम केपलर का थर्ड लॉ यूज करते हैं। सबसे बड़ा जो इसका यूज है, वो न्यूटन्स के लॉ जो आए थे, वो केपलर के थर्ड लॉ के से ही मिलकर बने हुए हैं। तो ये लॉ हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताएंगे कि न्यूटन्स के लॉ ने कैसे इसकी मदद लेकर अपने लॉ दिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। ध्यान रखना, फॉर्मूला एक ही लगना है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैपिटल थर्ड लॉ स्टेट द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, यानी कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द, किसके भाई, आर क्यूब के। आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें कहा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ ए प्लैनेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज डबल, यदि प्लैनेट की डिस्टेंस सन की डबल हो जाए, बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स ऑर्बिटल पीरियड्स इंक्रीज, तो उसका समय कितना बढ़ जाएगा। भाई, ये मान के चलो टी वन आपका टी है, टी टू आपको निकालना है। ठीक है, और जो इसने कहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज डबल, यानी कि आर वन आपकी जो है आर है, और आर टू आपकी डबल यानी कि टू आर है।
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, T1 अपॉन में T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है R1 यानी कि R अपॉन R2 का क्यूब। इससे खत्म हुआ, तो T1 अपॉन में T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना 1 अपॉन में 2 का क्यूब। ठीक है, और ये जाएगा इधर, जो ये जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा, इधर देखो साइड में, तो T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू 1/2 का 3/2 बन जाएगा। और T1 की वैल्यू क्या है, T है, तो T1 की वैल्यू T है, ये T2 निकालना है, तो यहाँ पे रखो और ये रखो और ये 3/2, तो यहाँ से आपका T2 निकल जाएगा। ये आपको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट केपलर्स थर्ड लॉ। कौन सी इक्वेशन केपलर के थर्ड लॉ को फॉलो करती है, तो भैया मेरे ये करती है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द अर्थ। भाई जो गिवन है लिख लो, T1 यानी T अर्थ गिवन है 1 ईयर। व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिटल पीरियड के P ये निकालना है। दूरी दे रखी है लोकेटेड, जो कि लोकेटेड है 4 AU अवे फ्रॉम द सन, जो कि 4 AU से दूर है, यानी कि R दे रखा है 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट U। ये जो है आपको निकालना है। ठीक है, 4 AU। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, फॉर्मूला आपके पास एक ही है, TE अपॉन में TP का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2 का क्यूब। ठीक है, R1 को आप मान सकते हो 1 AU, तो 1 AU और इसको मान सकते हो 4, तो ये क्यूब हो गया। T दे रखा है आपको कितना, T दे रखा है 1 वर्ष यानी कि 1 वर्ष, TP निकालना है और ये 3/2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, उल्टा कर दो। तो भाई इसको सोल्व करेंगे हम, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं सोल्व, यह कर लेते हैं चलो। तो सोल्व करेंगे इसको, तो ये जो बनेगा आपका 1 अपॉन में TP इज इक्वल टू 1 और ये 2 की पावर 2, ये 3/2, 2 से 2 खत्म, तो ये बन जाएगा 8, तो TP की वैल्यू बैठ जाएगी 8 वर्ष। ठीक है, दैट्स इट। आगे चलिए, क्वेश्चन 5 में कहा गया है कैपलर्स लॉ अप्लाई टू विच द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज, यानी खगोलीय पिंड जो होते हैं उसके लिए कैपलर का नियम किन के लिए लागू होता है। ओनली प्लैनेट, ओनली सैटेलाइट, सभी के लिए होता है भाई, सभी के लिए होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो आपकी खगोलीय पिंड है सभी के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ ए प्लैनेट टेक्स 27 ईयर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। भाई पहला जो है एक प्लैनेट है, मान लो T1 दे रखा है 27 ईयर वन करता है। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एवरेज डिस्टेंस क्या होगी सन से। भाई सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, R³ ये बस, और कुछ नहीं करना, 27 रखो यहाँ पे और ये स्क्वायर इसका ये बाई 3 और ये R आ जाएगा, इसे कर लो सोल्व। तो ये जो बनेगा आपका 3 की पावर 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू R, 3 से 3 गया, 3 3 9, तो R बराबर 9, तो 9 AU बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट केपलर इन द थर्ड लॉ ऑफ सोलर सिस्टम। मैंने अभी बताया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है 4π² G होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि केपलर के तीसरे नियम का परिणाम नहीं है, इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस केपलर का नहीं है। पहला, प्लैनेट्स क्लोजर टू द सन ऑर्बिट फास्टर, सूर्य के पास के ग्रह तेजी से परिक्रमा करते हैं, सही बात है, करते हैं भाई। ऑर्बिटल पीरियड इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी बढ़ने पर परिक्रमा अवधि बढ़ती है, सही है, बढ़ती है भाई। द ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन सेम फॉर ऑल प्लैनेट, ये इसका नहीं है। ठीक है, ये न्यूटन ने बताया था। आगे चलो, यदि किसी ग्रह की आवर्तिक अक्ष 8U है, भाई किसी की जो R है वो आपकी 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU है। व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड, फॉर्मूला भाई सीधा सीधा इस फॉर्म में लिखा सकता है, लगा दो आंसर, R की जगह 8। ठीक है, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, तो 8 और ये 3/2, तो ये बन गया आपका 2 की पावर 3 और 3/2 से सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसको ले लेना। ठीक है भाई, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 6 3 3 9/2, तो ये इसका इस टाइप का आंसर आएगा। सोल्व कर लेना, क्या आएगा इसका आंसर, इसको ऐसे में चलो, तो ये जो 8 है 3/2, 8 जो है मेरी R की वैल्यू 8 है, तो इसका आंसर आएगा, सोल्व करना इसको, एक ग्रुप में लग जाएगा इसके। ठीक है, इसमें आई थिंक आंसर इसके अंदर 64 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि सन सभी के फोकस पर रहेगा। ठीक है, सेकंड लॉ कहता है कि जितने भी प्लैनेट होंगे वो जब जब आगे चलेंगे, तो जितना एरिया लेके कवर लेके चल रहे हैं उतना ही एरिया वो हर बार में
कवर करेंगे। और थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ हार्मोनीज, टाइम पीरियड का संबंध में ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो जल्दी ही हम न्यूटन के लॉ लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें।